हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? भारत का वित्तीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ए 1947, बी 1948, सी 1951, डी 1961। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सिर्फ समझ लीजिए कि इसमें आपको एक साल बताना है। एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन कई तरीकों से आ सकता है, स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है या मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। और सवाल यही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको टफ कर देंगे, लैंग्वेज टफ कर देंगे या फिर और ऑप्शंस उसके साथ ऐड कर देंगे, स्टेटमेंट्स और ऐड कर देंगे। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बिल्कुल एग्जाम के लिए मत छोड़िए, उनको भी तैयार कीजिए। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग अस्तित्व में आया था और वित्त आयोग सेटअप होता है हर 5 साल बाद। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि कैसे यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्सेस उसको मिलते हैं वो स्टेट के साथ शेयर करे। और कितने मेंबर फाइनेंस कमीशन में होते हैं? एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर्स। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। करेक्ट। और फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन के कौन थे वो भी जान लीजिए, केसी नियोगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड पावर? स्कोप और पावर के मामले में किस राज्य का लोकायुक्त कार्यालय सबसे मजबूत माना जाता है? ए बिहार, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। लोकपाल एंड लोकायुक्त दोनों ही आपके सिलेबस में हैं और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे और इन पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला ओबेटसन कहाँ आया था? स्वीडन में। मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। इस तरह लोकपाल, लोकायुक्त हो गया, ओबेटसन जो वेरियस कंट्रीज में है, तो क्वेश्चंस इन पर आपके एग्जाम में आएंगे। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कर्नाटका में जो लोकायुक्त है कार्यालय है वो सबसे मजबूत माना जाता है। कब वहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? 1984 में, 1984 में। और क्यों हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्त का काम लगभग सेम ही है और इनका काम है इन्वेस्टिगेट करना, करप्शन पर रिपोर्ट करना और पब्लिक की शिकायतें जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेकर के हैं उनका हल निकालना। सबसे वीक अगर देखें हम लोकायुक्त ऑफिस कहाँ पर, किस राज्य की है, तो वो महाराष्ट्र की है। ये बात भी है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में, पर महाराष्ट्र में जो लोकायुक्त ऑफिस है वो सबसे वीक माना जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग कर्नाटका माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया? क्षेत्र में आम चुनाव में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ए दिल्ली सदर, बी लद्दाख, सी बारमर, डी अरुणाचल प्रदेश। बताइए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा?
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लद्दाख लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जनरल इलेक्शन की एरिया वाइज। कितनी इसकी एरिया है? 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के रीजन में आता था, पर 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट वॉज इशूड इन विच ईयर? राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम का अपमान किस वर्ष में जारी किया गया था? ए 1970, बी 1971, सी 1980, डी 1981। 1970 है, 71 है, 80 है और 81 है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी को आसान लेना सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं एग्जाम के लिए कि ये हमें आता है, या हम अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम इसको पढ़े हुए हैं, इसका क्वेश्चन हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप इक्वली अगर आप 10 यूनिट हैं, 10 में से आप 9-8 यूनिट तो कम्प्लीटली पढ़िए। एक यूनिट आप छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम बस सिर्फ एक यूनिट, बाकी आपको सारी यूनिट सीरियसली कवर करनी पड़ेगी अगर आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है तब। इसलिए आप किसी भी यूनिट को आसान मत लीजिए, इक्वली प्रिपेयर करिए सबकी नोट्स और सबका रिवीजन और सबके क्वेश्चंस। अब बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 1971 में राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम का अपमान एक्ट लाया गया था। ये पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट बनाया गया था, और इसमें क्या था, इस एक्ट में है ये प्रोहिबिट करता है कंट्री की अगर कोई नेशनल सिंबल का इंसल्ट कर रहा है, इंक्लूडिंग नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का, या फिर भारत के नक्शे का, तो उसे इस एक्ट के तहत पनिश किया जाएगा। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन? दल बदल विरोधी द्वारा अयोग्यता के सवाल पर अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी कौन है? ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी नहीं, कोई और। एग्जैक्टली आपको इसका आंसर पता होगा तभी आप इस सवाल का आंसर सही कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा का ही निर्णय अंतिम माना जाता है दल विरोधी कानून में। अगर एंटी डिफेक्शन कहीं लागू हो रहा है तो इन्हीं फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी इन्हीं को प्राप्त है। ये बात भी है कि इनके डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत भी लाया गया है। जुडिशियल रिव्यू इनके डिसीजंस पर की जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच कमिटी सजेस्टेड द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन इन केसेस ऑफ अ स्प्लिट फ्रॉम 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन? 10वीं सूची में दिया हुआ है, अनुसूची में किस समिति ने 10वीं अनुसूची विरोधी दल बदल से विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट का सुझाव दिया? ए केलकर कमेटी ने, केलकर समिति, या फिर दिनेश गोस्वामी समिति ने, या फिर एसके मांझी समिति ने, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये कमेटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है, और इस कमेटी के सारे रिकमेंडेशंस को आप अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में भी पर्टिकुलरली किसी कमेटी का स्टेटमेंट 4-5-3 दिए रहते हैं और आपको पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट इस कमेटी के बारे में सही है। तो अगर आपको इनकी रिकमेंडेशंस पता होंगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। कुछ और इनकी रिकमेंडेशंस जान लीजिए। एक इनका रिकमेंडेशन था कि बूथ कैप्चरिंग अगर कहीं पर है तो पर्टिकुलरली उस बूथ पर फिर से मतदान की व्यवस्था की जाएगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज़ हो वोट देने के लिए, और तीसरा कि अगर
कहीं पर सीटें रिक्त हो गई हैं, खाली हो गई हैं किसी के मरने से या जो भी कंडीशंस आई हो, अगर वो सीट खाली हो गई है तो उसे 6 महीने के अंदर वहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर री इलेक्शन कराया जाएगा विदिन 6 मंथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिनेश गोस्वामी कमेटी की थी। आप एक बार इस कमेटी को और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा है? ए संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम। बी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। सी संस्कृत, मराठी, उर्दू, बंगाली, तेलुगु। डी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है या उसे आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको जहाँ पर भी क्लासिकल लैंग्वेज मिले आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए और कंटिन्यू आप देखिए। आपको पॉलिटी के लिए कोई नोट्स बहुत ज़रूरी नहीं है बनाना। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत है आप उससे ही पढ़िए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहली स्टडी में ही बुक को पूरी हाईलाइट कर दें, ऐसा नहीं है। 3 से 4 बार आप उसको सिर्फ ऐसे रैंडमली पढ़िए और 5वीं बार आप उसमें टिक लगाइए या मार्कर का यूज़ करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सर्कल करिए। तब सिर्फ आप अगर उससे ही अगर जो आपके में चैप्टर्स दिए हुए हैं पॉलिटी के लिए, तो आप अगर सिर्फ उस एक बुक से पढ़ेंगे, नोट्स नहीं भी बनाएंगे, तब भी आपका वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। संस्कृत है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है और कन्नड़ भी है। यहाँ पर तो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस दी गई हैं। एक और क्लासिकल लैंग्वेज है, कौन सी है वो? सिक्स्थ क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। टोटली 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा उसको डिक्लेयर किया गया था। संस्कृत को 2005 में किया गया था, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु भी 2008 में और मलयालम 2013 में और उड़िया लेटेस्ट में 2014 में। ये सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल जो है 8वीं अनुसूची जो है उसमें शामिल हैं भारतीय संविधान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच रीजन गॉट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J। अनुच्छेद 371J के तहत किस क्षेत्र को विशेष दर्जा मिला? ए तेलंगाना, बी हैदराबाद कर्नाटका, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेशल स्टेटस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जितने भी राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है आप उनको पढ़ लीजिए। और विशेष दर्जा क्यों मिलता है किसी राज्य को, क्यों नहीं यूपी को मिल जाता, क्यों नहीं एक डेवलप्ड स्टेट को मिल जाता, आप इसको भी एक बार पढ़िएगा कि किन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हैदराबाद कर्नाटका के 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको आर्टिकल 371J के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसमें कि उनको सफिशिएंट फंड दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। और साथ ही साथ ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ के लोकल्स को रिजर्वेशन दिया जाए एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? ए VS रमा देवी, बी GD दास, सी SK बेदी, डी RM निकाम। फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है आपसे। जनरली हम फर्स्ट मेल पढ़ते हैं कि या फिर सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे, ये सवाल। पर आपसे यहाँ पर फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इस सवाल का आंसर सही कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर सवाल आपसे 1 वर्ड में होता है तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस नहीं कर सकते या एलिमिनेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। आपको एग्जैक्टली आंसर पता होना चाहिए। फर्स्ट वुमेन जैसे ये कोई भी चीज़ें फर्स्ट हैं तो आपको लर्न कर लेना चाहिए। पहला स्पीकर, पहले राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
वीएस रमादेवी 26 नवंबर 1990 में पहली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो विमेन थी वो बनी थी। कब तक? 11 दिसंबर 1990 तक। इसके पहले ये कर्नाटका की गवर्नर भी रह चुकी थी। और फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज फुली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG? निम्नलिखित में से कौन सा निगम पूरी तरह से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाता है? ए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, बी. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, सी. एयर इंडिया, डी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, भारतीय स्टेट बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? CAG अकाउंट्स को ऑडिट करता है। किसकी करता है? आप CAG पढ़े होंगे तब आपको वहां पर ये जरूर मिला होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एयर इंडिया को फुली ऑडिट करता है CAG। जनरली CAG रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट की कंपनीज हो उनको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ बिल्स कैन बी रिजर्व्ड बाय गवर्नर फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को किस तरह के बिल आरक्षित किए जा सकते हैं? ए. ओनली सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, केवल कुछ प्रकार के बिल राज्य विधायिका द्वारा पारित किए जाते हैं। बी. ऑल बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, सभी विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। सी. नन ऑफ द बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी रिजर्व्ड, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया कोई भी विधेयक आरक्षित नहीं किया जा सकता। डी. ओनली फाइनेंशियल बिल, केवल वित्तीय विधेयक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गवर्नर बिल आरक्षित करता है, किस तरह के बिल वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल बिल नहीं, कुछ ही बिलों को, जैसे कि अगर कोई बिल गवर्नर को लग रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो वो उसको रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, या फिर वो कंट्री में लार्ज इंटरेस्ट के खिलाफ है उसे कर सकता है, या फिर DPSB के खिलाफ है वो पर्टिकुलर बिल। तो इस तरह के बिलों को गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, The objective of this amendment is to encourage economic activities of cooperatives which in turn help progress of rural India. The amendments refer to is. इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जो बदले में ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद करते हैं। किस संशोधन में है बताइए? 94th में, 73rd में, 86th में या फिर 97th में? इसका सही आंसर क्या होगा? अमेंडमेंट भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, एक जगह या तो नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुए होते हैं वो भी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ, 97 संशोधन, और उसी में ही ये किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, विवेक देबरॉय कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विवेक देबरॉय समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, बी. रोड सेफ्टी इशू, सड़क सुरक्षा का मुद्दा, सी. फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, डी. रीस्ट्रक्चरिंग द रेलवेज, रेलवे का पुनर्गठन। बताइए। कमेटी और कमेटी की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी कमेटी किस लिए गठन की गई थी, पहले तो आप ये पढ़िए, फिर ये जानिए कि उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रीस्ट्रक्चरिंग द रेलवेज। रेलवे के पुनर्गठन के लिए विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई थी।
रेलवे बोर्ड ने ये कमेटी बनाई थी कि जिससे कि जो मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जा सके और रेलवे मिनिस्ट्री का पुनर्गठन किया जा सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2015 में और रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इसकी रिकमेंडेशंस थी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए हमें, और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाना चाहिए जिसका नाम हो रेलवे रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसी कई रिकमेंडेशंस विवेक देबरॉय समिति ने रेलवे के पुनर्गठन के लिए की हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल्स। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? लेखों का विषय, आर्टिकल से रिलेटेड सवाल है आपसे। ए है आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 के बारे में बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल है। बी आर्टिकल 368, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। सी आर्टिकल 323 ए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। डी आर्टिकल 280, फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक। बताइए कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है, सही नहीं है? आर्टिकल है, उनके सामने उनका सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में ये मैटर है, आप बताइए कि कौन सा इसमें से गलत है। आप गलत आप तभी जान पाएंगे जब आपको सही पता हो, वरना ऐसे तो नहीं कि आप 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन लगा दिए। जब आपको पता होगा कि ये सही है, ये सही, ये सही, तो इसमें से गलत एक बचेगा तो वो गलत होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 280 में फाइनेंशियल बिल नहीं है, वित्तीय विधेयक की बात नहीं करता अनुच्छेद 280, ये बात करता है फाइनेंस कमीशन की, वित्तीय आयोग की, वित्तीय विधेयक की बात ये नहीं करता। जबकि 360 वित्तीय आपातकाल है, बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट की बात भी 368 में की गई है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी सही है। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है, ये भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अडॉप्टेड इन इंडिया। भारत में न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अपनाया गया है, क्यों? बताइए। ए टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना। बी टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की संसदीय प्रणाली के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना। सी टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कठोर संविधान की सीमाओं को पार करने के लिए। डी ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, इन सभी कारकों के कारण ही न्यायिक समीक्षा लाया गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा आप इसके बारे में, और जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो इसका आंसर विद इन अ सेकेंड सही कर सकते हैं। बहुत आसान है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जुडिशियल रिव्यू क्यों अपनाया गया भाई? इसी वजह से कि संविधान का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। बल्कि ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और ये गलत है क्योंकि ऊपर वाले ही सारे गलत हैं, सिर्फ ए सही है, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, द पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज चार्ज टू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन का शुल्क लिया जाता है। ए द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का समेकित कोष। बी द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि से। या सी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व्ड, राज्य का समेकित कोष जहां वह अंतिम स्थान पर था। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन दी जाती है वो कहां से दी जाती है भाई? किस फंड से? आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पेंशन्स हैं हाई कोर्ट के जजेस को वो दी जाती हैं।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही हाई कोर्ट के जज को पेंशन दी जाती है। एक बात यहाँ पर जानने वाली और है कि इनको जो सैलरीज और जो अलाउंसेस मिलते हैं जब ये सर्विस में रहते हैं हाई कोर्ट के जजेस, तब इनको जो सैलरीज मिलती हैं वो कहाँ से मिलती है, किस फंड से? वो मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, राज्य के समेकित कोष से। लेकिन पेंशन जो इनको मिलती है वो भारत के समेकित कोष से मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज ट्रांसफर्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट? निम्नलिखित में से किस विषय को 1976 के 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? ए इरिगेशन सिंचाई को, बी एजुकेशन शिक्षा को, सी हेल्थ स्वास्थ्य को, डी ऑल ऑफ दी अबव सभी को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जिनको क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो भी सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाया करें, उनका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जिनको नहीं आते वो ज़रूर ही सारे क्वेश्चंस लगाया करें, उनके लिए मस्ट है। अब जैसे ये सवाल है, जिसको आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है तो उसे पता चल जाएगा ना कि 42वें संशोधन से कौन सा विषय जो है वो राज्य की सूची से लेकर के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशन। शिक्षा को 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था वहाँ से इसे क्या किया गया कि राज्य से हटा करके कॉन्करेंट में डाल दिया गया, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों का अधिकार रहता है और दोनों ही उन्हें अमेंड कर सकती हैं, सब्जेक्ट को देखती हैं। और कौन कौन सब्जेक्ट थे? फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी लाया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, बर्ड्स को भी लाया गया प्रोटेक्शन, और वेट और मेजर्स इनको भी स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, बहुत सारे सुधार हुए थे। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ सुधार जैसे कि इसमें कि सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड प्लेम्बर में ऐड हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी संशोधन से ऐड हुई थी, 4 DPSP भी इसी से ऐड किया गया था। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। देखिए क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे और बहुत इजी भी नहीं थे, एकदम बिल्कुल हाफ हाफ थे, हाफ इजी थे और हाफ कठिन थे। पर जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगे होंगे। तो आप अपना कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देखिए। मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप सारे क्वेश्चन को लास्ट तक लगाइए, हर वीडियो को लगाइए, अपने कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। जब आपका एग्जाम एकदम पास हो तो आपके लिए क्वेश्चंस लगाना बेस्ट हो जाता है, इसलिए आप क्वेश्चंस जरूर लगाइए। क्वेश्चंस लगाइए, उसका आंसर देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन जानिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको अपनी नोट्स में लिख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।